हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में हम अपना सिलेबस का कोई पार्ट नहीं करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये वीडियो है आपके लिए एचपी टीजीटी कमीशन 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मतलब कि आपको कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे आपको चीज़ों को टैकल करना है, कौन सी बुक्स है, कहाँ से आपको पढ़ना है, उन बुक्स में से कितना पढ़ना है, या अगर आपको कोचिंग लेनी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारे क्वेश्चंस के मैं आज ट्राई करूँगी कि आपको आंसर्स मिल पाएँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है कि नोटिफिकेशन बहुत टाइम से आउट हो चुकी है, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट एक्सटेंड होती जा रही है। अगर इन केस कोई एचपी टैट वाला बच्चा देख रहा है जिसने अभी एग्ज़ाम दिया था रिसेंट वाला और उसको लग रहा है मेरा क्लियर है, तो अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आपकी बीएड भी क्लियर है तो आप एलिजिबल हो जाओगे एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट कि रिज़ल्ट आपका आ जाए और आप भी एग्ज़ाम को जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं जो स्पेशली यहाँ पे ये वीडियो है ये एचपी टैट टीजीटी कमीशन मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि मेरा फोकस मेन वही दो मेन सब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, कौन सा है? एचपी टीजीटी। अगर मैं बात करूँ, कमीशन तो आपका है ही है, कमीशन। ठीक है, कमीशन किसकी? पहले अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ? नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल में 3 सब्जेक्ट मेन तो है, पीसीएम और साथ में आपका बीएड का, ठीक है। तो इसके जो टोटल मार्क्स है वो है आपके, अगर मैं बात करूँ जो टोटल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की बात की जाए आपकी, तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके 140 और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो वो है आपके 70। ठीक है, और अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, ठीक है, मेडिकल सेक्शन की बात करूँ तो उनके पास है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, उनके मेन सब्जेक्ट, और साथ में होगा उनका बीएड का पार्ट। तो उनका भी सेम ऐसे ही है, जो टोटल क्वेश्चंस है वो रहेंगे 170, टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 140 और जो टोटल मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके 70। ठीक है, टोटल मार्क्स जो हैं वो रहेंगे आपके 70। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 70। अब देखो, अगर आप अपना सब्जेक्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से कर रहे हो तब भी आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि टोटल जो मार्क्स है वो 100 में से 70 मार्क्स का आपके मेन सब्जेक्ट में से है। देखो, आपकी जो मेरिट है वो 70 से 80 के बीच में ही जाती है, 70 से 80 के बीच में ही जाती है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेडिकल और नॉन मेडिकल में, आपका जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो क्या है आपके पास? कॉमन। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन क्या है आपके पास? दोनों में कॉमन। तो केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट करवा दी है। जो बच्चे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, हमने काफ़ी सारा एक सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में फर्दर सब्जेक्ट होते हैं इनऑर्गेनिक, वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। उसके नोट्स भी हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप वो परचेस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल का जो इंस्टा पेज है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपको क्या करना है। आप कहीं से नहीं पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेना चाहते हो, ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं खुद से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो हो जाएगा मेरा। तो आपको क्या करना है? मेनली जो आपको फोकस करना है वो करना है अपनी एनसीईआरटी पे। किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी कौन सी? 11th एंड 12th की, 11th और 12th की जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको आपको रीड करना पड़ेगा लाइन टू लाइन, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। जो भी जितने भी आपके पेपर्स को मैंने एनालिसिस करा है, तो 11th 12th के जितना भी पेपर है, जितने मैंने केमिस्ट्री के पेपर एनालिसिस करे हैं, फिजिक्स के करे हैं, मैथ्स के करे हैं, तो जितना मैंने आइडिया लगाया है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। चाहे उसमें क्या है कि 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बीएससी लेवल के होते हैं, कई मैथ्स भी, स्पेशली मैथ्स में थोड़ा सा लेवल हाई है उनका, टीजीटी कमीशन वालों का। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो 11th 12th का ही है। तो आपको लाइन टू लाइन जो है वो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया लाइन टू लाइन। और अगर आप टच में हो ना 11th 12th के, लाइक आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, 11th 12th के बच्चों को ही पढ़ा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट होगा, क्योंकि आप स्कूल में एक ही सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हो। बाकी के दो सब्जेक्ट बचते हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी।
देखो 11th 12th तो पढ़नी ही पड़ेगी। कुछ ही क्वेश्चन ऐसा होता है कि 9th 10th के भी होते हैं, क्योंकि वो बेसिक है। तो 9th 10th की जो साइंस की बुक्स है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। 9th 10th की जो साइंस की बुक्स है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है हर एक जो पार्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप नोट्स लेना चाहते हो वो आपको बताया ही गया है कैसे है। केमिस्ट्री के हमने स्टार्ट कर दिया, नॉन मेडिकल के लिए बहुत ही जल्दी फिजिक्स का स्टार्ट किया जाएगा, तो वो भी आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट। चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे तो आप कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हर एक बच्चा चैप्टर पढ़ लेगा, बट उस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट हर एक बच्चा कर लेता है, बट उस थ्योरी को एप्लीकेबल कैसे करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे आपका कोई भी चैप्टर है, चाहे मैथ्स का है, फिजिक्स का है, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज दी रखी होती है, तो उसमें एमसीक्यूज होते हैं, उसको ज़रूर सॉल्व करना है आपके पेपर में। एज इट इज़ वही एमसीक्यूज बहुत बार देखने को मिले हैं, तो चैप्टर ख़त्म होते ही आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप ट्राई कर सकते हो अपने जो भी आपके पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करो। ठीक है, जो पीवाईक्यू पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं। देखो अगर आप पूरे का पूरा पीवाईक्यू लेकर बैठोगे ना, आपको लगेगा आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप डीमोटिवेट होगे। बेटर है एक चैप्टर लो, आपने एक चैप्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक चैप्टर ले लिया आपने, पी ब्लॉक चैप्टर ले लिया, उसमें से आप 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी पेपर हुए हैं आपके, मेडिकल नॉन मेडिकल, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री आई है, जहाँ से भी पी ब्लॉक के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को अपने साथ में कहीं पे लिख लो। अगर आपको वो चाहिए, ऐसे मैंने पीडीएफ बनाए हुए हैं, वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मतलब वो नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जब आप तैयारी करते हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या क्लियर करे हैं वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ करे हैं कि आप पहले तो सिलेबस देखो, देख लिया आपने सिलेबस, उसके बाद चैप्टर वाइज उनको डिवाइड करो कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। उनका थ्योरी आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी उसके पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करना ही करना है। अदरवाइज अगर आप पूरा सब्जेक्ट एक लेके बैठोगे, आपको डीमोटिवेशन आएगी कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है। देखो और एक बात कि आप मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे आजकल कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़ें, कितना करें। इससे बेटर है एनसीईआरटी खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत बहुत कम टाइम रह गया आपके पास, बहुत कम। यूट्यूब पे वीडियोस देखने से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो अच्छी बात, आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं लग रहा है कोई और चैनल अच्छा लग रहा है आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी नहीं अच्छा लग रहा है तो एनसीईआरटी की बुक्स लो, उसको पढ़ना शुरू करो, बहुत कम टाइम रह गया है। अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठोगे कि कोई चैनल मिलेगा या कहीं से मटीरियल आएगा उसको पढ़ोगे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किसी के नोट्स पढ़ें उसको पढ़ लोगे, नहीं होगा। जब तक आपने खुद से पेन पेंसिल लेके नोट्स को पढ़ा नहीं, लिख के नहीं देखा चीज़ों को कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही कम चीज़ें आप याद करके चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, 3-4 तो मेन सब्जेक्ट हो गए, लाइक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बीएड। उसके बाद आपका इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर के हैं, रीजनिंग है, हिमाचल जी के, करंट अफेयर है, जो आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, 30 मार्क्स का है जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आने हैं। तो अपने आप में सिलेबस तो काफ़ी सारा है, तो अगर आप इस भरोसे बैठे रहोगे कि याद करके हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कहीं से भी किसी की भी वीडियो या किसी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो छोड़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ छोड़ो, बुक्स उठाओ, आप कर लोगे। अगर आप टच में हो पढ़ाई के, बिल्कुल कर लोगे। बस एक चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर मुश्किल लगता है कि हाँ कैसे करना है, कौन सी चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो मुश्किल लगता है। और अगर मैं एक बात बोलूँ कि अभी राइट नाउ जो मैंने आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जैसे बताया, अभी इसका कोई ऑफिशियल जो सिलेबस है वो तो नहीं आया है। मे बी जैसे ही आपकी जो डेट्स हैं फॉर्म फिल करने की वो क्लोज़ होगी, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। बट जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनका जो सिलेबस है वो तो वही रहेगा जो 11th 12th का है, या जो पीवाईक्यू है उनको देख के हम लगा रहे हैं। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन आजकल आउट हुई है कि जो भी ग्रुप आपको ट्रेनिंग के बारे में पता चला ना, एज अ ट्रेनी अपॉइंट होंगे, तो कईयों को लग रहा है कि वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। पहले तो एग्ज़ाम नहीं निकलता है, अगर एग्ज़ाम निकल रहा है तो आप हमें एज अ ट्रेनी रख रहे हो, वो बहुत ही क्या हो रहा है एक तरह से, मतलब सही चीज़ नहीं है। देखो जितना मैंने मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए वो सही है। देखो कैसे वो सही है,
आपने एग्ज़ाम दिया, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप अगर एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो तो आप दूसरी बार भी कर दोगे एग्ज़ाम क्लियर। हाँ, ये लक की बात होती है, ऐसी चीज़ें बोलना बड़ा आसान होता है कि एक बार होगा तो दूसरी बार भी हो जाएगा। बट एक चीज़ आप देखो कि जो बैच वाइज़ आते हैं, ठीक है, बैच वाइज़ आपके पास आ रहे हैं टीचर्स, वो टीचर्स ऐसे होते हैं बैच वाइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी ने जो टैट है, नॉन मेडिकल की बात करूँ, 99 का बैच चल रहा है, तो आज से 24 साल पहले का बैच चल रहा है, तो उसको टीचर लेके आएँगे अगर बैच वाइज़ भर्ती हो रही है। तो वो क्या पढ़ाई में टच होगा 4-5 साल से, जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, मतलब जिनको 4-5 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन करे, वो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। तो जो बंदा 25 साल से पढ़ाई छोड़ के बैठा है, वो एज़ अ टीचर आएगा तो क्या फ्यूचर होगा? नहीं होगा ना। तो जब दोबारा एग्ज़ाम होगा, अगर आप पढ़ के एग्ज़ाम दे के क्लियर करके गए हो तो आप सेकंड टाइम भी एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, क्योंकि वो वहाँ पे आपको टीचर्स ही ऐसे मिलेंगे जो बैच वाइज़ आए हुए हैं। बैच वाइज़ आए हुए हैं तो जब आपका दोबारा एग्ज़ाम होगा तो आई थिंक सो अच्छा ही, एक तरह से मैं ये नहीं बोलूँगी ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, पर फिर भी कहीं ये इतना भी बुरा नहीं है कि वो आपके लिए कहीं वो कर जाए, ठीक है? मतलब सही सा है डिसीजन, इतना भी नहीं है। हाँ, एक तरह से वो भी है कि एग्ज़ाम निकल नहीं रहे हैं, अगर निकल रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, बड़ा वो हो रहा है ना। बट कहीं न कहीं हमें तो पॉज़िटिव चीज़ हर एक चीज़ में निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें खुद को दिलासा देने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है, हम मोटिवेट कैसे होंगे? मोटिवेशन के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए ना हमें, तो मोटिवेशन के लिए यही। तो फ़िलहाल ट्रेनी बनने के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वो ट्रेनिंग बनने के लिए कौन-सा एग्ज़ाम है? वो यही है जो आपका एग्ज़ाम आपके पास है, ठीक है? और अगर मैं और बात करूँ कि एक और चीज़ है कि 11th-12th का जो सिलेबस है ना आपके पास, ठीक है? वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स के ऊपर मिल जाएगा। मतलब आप यूट्यूब पे ज़्यादा देखोगे तो 11th-12th का ही सिलेबस मिलेगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपने केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो 11th-12th का किसी चैनल से देख लिया, जैसे फेमस चैनल है पीडब्ल्यू वाले, वहाँ से देख लिया, फिज़िक्स वाला बोलते हैं जिनको, वहाँ से देख लिया, देख सकते हो, नो डाउट वो बहुत अच्छे से करवाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब कि बहुत अलग है, और क्योंकि वो प्रिपरेशन स्पेशली क्लास के लिए, मतलब स्कूल्स के लिए और जेईई नीट के लिए करवाते हैं, तो जेईई नीट के अकॉर्डिंग ही स्कूल्स में करवाते हैं, तो उनमें लेवल जो है वो बहुत ही अलग है, ठीक है? आप कर तो लोगे वो, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके लिए, तो आपको वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो, एक जगह हार्ड वर्क होती है, एक जगह स्मार्ट वर्क होती है। जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलते हैं ना, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है, राइट? तो हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। आपने कहीं से भी 11th-12th अपने बेसिक क्लियर करने के लिए देख सकते हो। हाँ, कि आप बेसिक क्लियर करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है, लाइक मैंने करवाया, नहीं समझ में आया, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा, तो कहीं और से देख सकते हो। बट जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये लगेगा मैंने तो इतना हार्ड वर्क करा है, पेपर में तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज़ आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें लगता है 11th-12th का सिलेबस है, कहीं से भी कर लो, वो तो यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। बट आपको जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? आपको क्या करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। मेनली अपनी एनसीईआरटीज़ पे फ़ोकस करो, जितना भी टाइम है आपको लाइक मैं भी बीच में कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मैं अपनी जॉब भी करती हूँ और आपके साथ भी हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, एक दिन छोड़ के मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो वो जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं, वो अगर आप एक दिन में मैं जिस दिन मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई और चैप्टर रीड कर सकते हो। अगर आपको वो समझ में आ गया नेक्स्ट चैप्टर, लाइक, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, मैं तो करवाऊँगी ही, ठीक है? मैं तो क्या करवाऊँगी, मैं तो आपको वो चैप्टर करवाऊँगी ही। और एक बात कि जैसे एक वीक होता है, आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है? तभी आप इन चीज़ों को कर पाओगे। एक वीक होता है, उस वीक में मैंने 3 या 4 चैप्टर आपको करवा दिए। लाइक अगर मैंने डेली वीडियो डाली होगी तो मैं 6 चैप्टर करवा दूँगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में मैं पीवाईक्यू भी करवाती हूँ, तो 2-3 चैप्टर्स तो होंगे। तो जो संडे होता है उसको आप ऑफ कर दो, बेशक मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप मत देखो। उसको ऑफ करके क्या करो, जो भी मैंने 3 चैप्टर लास्ट वीक में डाले उनको रिवाइज़ करो। उसके पीवाईक्यू है उनको रिवाइज़ करो, क्योंकि पीवाईक्यू आपके पास है, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसको खुद से सॉल्व करो कि क्या आप वैसे ही सॉल्व कर पा रहे हो जैसे मैं सॉल्व कर पाती हूँ। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके ही एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ईज़िली क्रैक हो जाएगा। देखो, एक बात तो ये है कि सभी 2020 में लास्ट जो है वो एग्ज़ाम आया था,
तो जिनका टैट बहुत टाइम से पहले से क्लियर है तो वो भी पढ़ाई के टच में नहीं होंगे, सारे टच में होंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के टच में होंगे जो भी उनका मास्टर में सब्जेक्ट रहा होगा, तो बाकी के सब्जेक्ट को उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो सभी ऐसे हैं, उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जो कोई स्टूडेंट है कि जिनकी अभी ग्रेजुएशन या बीएड या फिर मास्टर हुई है वो होंगे टच में, बट फिर भी वही है कि एक ही सब्जेक्ट के टच में होंगे, बाकी सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी आप एक ही इक्वल पोजीशन पे हो, ठीक है, सभी आप इक्वल पोजीशन पे हो। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर दी है, तो उसको फॉलो करके देखिए, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट होंगे उनको रिजॉल्व करने की मैं जो ट्राई करती रहती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।